मेरा नाम नूर है और मेरा ताल्लुक एक अमीर फैमिली से था। मेरे पापा एक बिजनेसमैन थे और शहर भर में उनका एक नाम था। काफ़ी ज़्यादा लोग उन्हें जानते थे। हम 3 बहनें थीं, हमारा कोई भाई नहीं था। मम्मी-पापा के साथ हम एक खुशहाल ज़िंदगी गुज़ार रहे थे। घर में हर वो चीज़ थी जिसकी तमन्ना कोई भी इंसान कर सकता है। मेरी मम्मी पढ़ी-लिखी थी, लेकिन सादा मिजाज की थी। मेरी दोनों बहनें मुझसे बड़ी थी और मैं सबसे छोटी होने की वजह से सबकी लाडली भी थी। लेकिन मेरे पापा को बेटे की बड़ी ख्वाहिश थी, क्योंकि उनको अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए और नाम जिंदा रखने के लिए बेटा चाहिए था। जब मैं छोटी सी थी और मेरी मम्मी एक बार फिर प्रेग्नेंट हुई, तो पापा को ऐसे लगा जैसे उनकी यह ख्वाहिश अब पूरी हो जाएगी। वो माँ का बहुत ख्याल रखते थे, हर महीने उनका चेकअप करवाते और उनके खाने-पीने पर खास ध्यान देते थे। लेकिन जब 3-4 महीने गुजरे, तो एक दिन अचानक माँ का पैर फिसल गया और वो गिर गई। उसके साथ ही पापा की ख्वाहिश भी दम तोड़ गई। माँ को इस बात का बहुत दुख हुआ, लेकिन उस दिन दुख से ज़्यादा उनके दिल में एक डर बैठा हुआ था, क्योंकि वो जानती थी कि पापा बेटे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। माँ ने यही बात अपने दिल से लगा ली और हमेशा खामोशी स्वीकार कर ली। यहाँ तक कि माँ अपनी बेटियों से भी अब ज्यादा बात नहीं करती थी। मैं तो उस वक्त बहुत छोटी सी थी, लेकिन मेरी दोनों बड़ी बहनें माँ की खामोशी को बहुत महसूस करती थीं। पापा ने भी माँ पर ध्यान देना कम कर दिया, बल्कि वो बिजनेस में ज्यादा बिजी हो गए थे, या शायद उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया था। हालांकि वो अच्छी तरह जानते थे कि उस वक्त माँ को उनकी कितनी ज़रूरत थी। वो मेरी बहनें इस बात की गवाह थी कि माँ हर रोज़ तैयार होकर शाम को पापा का इंतज़ार करती थी और उनके थोड़े से वक्त के लिए तरसती थी। लेकिन पापा देर से घर आते और फौरन सो जाते थे। माँ की तैयारी अधूरी रह जाती। पापा ने तो एक नज़र भर के भी उनकी तरफ देखना बंद कर दिया था। हमें यकीन नहीं आता था कि ये वही पापा हैं जो पहले माँ की तारीफें करते नहीं थकते थे, और उनके इस रवैये का माँ पर और गहरा असर हुआ और वो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप में खोने लगी। लेकिन पापा पर माँ के इस हाल का या किसी बात का कोई असर नहीं हुआ, और उन्होंने अपने ऑफिस में काम करने वाली एक जवान लड़की से शादी कर ली। वो तो हमें बाद में पता चला कि पापा का उस लड़की के साथ चक्कर 1.5 साल से चल रहा था, जब से माँ गिरकर बीमार हुई थी। वो लड़की बहुत तेज और चालाक थी। उसने बड़ी होशियारी से पापा को अपने जाल में फंसाया और हमारी जिंदगी में चली आई। पापा उससे शादी करके घर ले आए थे, क्योंकि उसने शादी करने से पहले पापा से यह शर्त रखी थी कि वह उसको अपनी दूसरी बीवी बनाकर पहली बीवी के साथ ही रखेंगे, ताकि उसे भी हर वह हक मिले सके जो पहली बीवी और बच्चियों को मिलता था। माँ पर सदमे का एक और पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन माँ ने अपनी जुबान से एक लफ्ज नहीं कहा, बल्कि खुद ही अपनी सौतन के लिए अपना वह कमरा छोड़कर दूसरे कमरे में शिफ्ट हो गई। उस वक्त मेरी उम्र 6 या 7 साल की थी। मैं माँ के साथ ही सोती थी, जबकि दोनों बड़ी बहनों का कमरा अलग था। जिस दिन वो औरत दूसरी माँ बनके हमारे घर आई थी और मेरी माँ ने अपनी जगह उसके लिए छोड़ दी थी, मुझे उस दिन से ही उससे नफ़रत हो गई थी। मेरी बड़ी बहन उस वक़्त 13 साल की थी और पापा की नई बीवी 22 साल की थी। हालाँकि वो इतनी खूबसूरत भी नहीं थी, लेकिन पापा ने सिर्फ़ बेटे की ख़्वाहिश में उससे शादी की थी। वह बहुत ज़्यादा मॉडर्न लड़की थी और पापा से शादी के बाद उसने अपने आप को सजाने-सँवारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब तो वह बड़े-बड़े पार्लर में जाती और महँगे कपड़े पहनती थी। पैसा पानी की तरह बहाने लगी। उसे हमारे घर आए हुए तकरीबन 1 महीना हो गया था, लेकिन उसने 1 महीने में इतनी शॉपिंग की कि हम हैरान थे, और पापा उसे किसी बात के लिए रोकते नहीं थे, बल्कि वह बड़े खुश होते थे। हम तीनों बहनें स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन माँ ने घर के कामों के अलावा हम तीनों की जिम्मेदारी में भी दिलचस्पी लेना कम कर दी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि माँ ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। वह बहुत ही कम बाहर निकलती थी, क्योंकि शुरू-शुरू में अगर माँ हमारे पापा का कोई काम करती, तो पापा की दूसरी बीवी माँ को रोक देती थी, खास तौर पर पापा के सामने।
वह पापा के सारे काम खुद करती थी ताकि उनका ध्यान हासिल कर सके, और पापा को लगता था कि माँ ने जानबूझकर वासना में आकर अपनी जिम्मेदारियां भी आने वाली पर डाल दी है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। जब पापा घर नहीं होते तो वो आराम से अपने कमरे में लेटी रहती, किसी काम में दिलचस्पी नहीं लेती थी। लेकिन जैसे ही पापा घर आते वो एक्टिव हो जाती, और तो और पापा के सामने वो हम तीनों से भी प्यार जताने की कोशिश करती थी, जबकि उनकी गैर मौजूदगी में वो हमें अपने पास भी नहीं भटकने देती थी। खास तौर पर मुझसे तो उसे कोई खुदा वास्ते का बैर था। मुझे देखते ही उसे गुस्सा चढ़ जाता और वो मुझे डांट देती थी, इसीलिए वो मुझे और भी बुरी लगने लग गई। दूसरी तरफ हमारी माँ थी, जिसने कहीं आना जाना भी बिल्कुल छोड़ दिया था। एक ही जोड़ा चार चार दिन पहने रखती, बाल नहीं बनाती थी। मेरी आपा माँ से कहकर उनके कपड़े चेंज करवाती और बाल बनवाती। पहले जिस घर में हमेशा माँ का ऑर्डर चलता था, अब वहाँ पापा की दूसरी बीवी की हुकूमत थी। हर काम उनकी मर्जी और पसंद के अनुसार होता, यहाँ तक कि खाना भी वही बनता जो वो बनवाती थी। पापा ने तो माँ समेत हम तीनों बहनों को भी नजरअंदाज करना शुरू कर दिया था और अपनी नई बीवी के साथ खुश रहते थे। और हर दूसरे दिन बाबा उनको लेकर डिनर पर जाते और हम तीनों माँ के आंसू साफ करते रह जाते थे। और फिर जब छोटी माँ के यहाँ खुशखबरी आई तो उसके नाज नखरे और ज्यादा बढ़ गए। अब तो वो उठकर पानी भी नहीं पीती थी, और पापा ने मेरी दोनों बड़ी बहनों को खास तौर पर ताकीद की थी कि नौकर को अपना काम करते ही है, लेकिन तुम लोगों ने भी अपनी छोटी माँ का खास ख्याल रखना है। मेरी दोनों बड़ी बहनें पापा से डरती भी थी और झिझकती भी थी, क्योंकि उनको मालूम था कि अगर वो पापा की बात नहीं मानेंगी तो वो माँ को तंग करेंगे। इसीलिए वो छोटी माँ की एक आवाज पर भागी भागी जाती थी, जबकि मैं ऐसा नहीं करती थी। छोटी माँ अगर मुझे कभी आवाज देती तो मैं जानबूझकर उनका काम नहीं करती। फिर वह मेरी शिकायत पापा से लगाती और पापा मुझे डांट देते थे। जब छोटी माँ के यहाँ बेटे की पैदाइश हुई तो पापा की खुशी के इम्तिहान ना रहे। उन्होंने पूरे शहर में मिठाई बंटवाई, उनके वर्कर्स की तनख्वाहें बढ़ा दी और घर में काम करने वाले मुलाजिमों को भी जोड़े तोहफे में दिए। सारे जहां ने खुशियां मनाई और एक बहुत बड़ा जश्न किया। लेकिन अपनी इस खुशी में वह हमारी माँ और हमें भूलते जा रहे थे। उन्होंने फंक्शन में एक मर्तबा भी माँ को आने का नहीं कहा था, और जब पहली मर्तबा माँ ने उस बच्चे को अपनी गोद में उठाने की कोशिश की, तो छोटी माँ ने फटाफट माँ को रोक दिया और अपना बेटा उठाकर सीने से लगा लिया। पापा ने उनकी तरफ देखा तो वह कहने लगी कि भाई किसी का क्या भरोसा कि गुस्से में आकर मेरे बच्चे को कोई नुकसान पहुंचा दे, इसलिए मैं तो अपना बच्चा किसी को नहीं दूंगी। पापा भी उसकी बात पर खामोश हो गए। माँ बहुत रोई थी और उस दिन के बाद माँ ने कभी भी उस बच्चे को उठाने की कोशिश नहीं की। हालांकि वो हमारा भाई था, लेकिन हम तीनों बहनों को भी इस बात की इजाजत नहीं थी कि हम अपने भाई को गोद में उठाएं या हाथ भी लगाएं। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया, और जब हमारे भाई की पहली सालगिरह हुई तब भी पापा ने एक बड़ा फंक्शन रखा और उसमें भी हमारी माँ को शामिल नहीं किया। हम तीनों बहनें वहां मौजूद थी, लेकिन हमारी कोई अहमियत नहीं थी। अब मेरी दोनों बड़ी बहनें ज्यादातर माँ के साथ ही रहती थी। वो जानबूझकर छोटी माँ या भाई के पास नहीं जाती थी, क्योंकि बेशक वो किसी बात का इजहार नहीं कर सकती थी, लेकिन उनको भी अपनी माँ की इस हालत का दुख था। लेकिन मुझे इन सारी बातों पर बड़ा गुस्सा आता था। हालांकि मैं बहुत छोटी सी थी, लेकिन मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था, क्योंकि छोटी माँ ने मेरे पापा को भी हमसे छीन लिया था और मेरी माँ भी उसी की वजह से दुखी रहती थी। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मेरे दिल में छोटी माँ के लिए नफरत और भाई के लिए भी गुस्सा पैदा होता गया। जब भी मेरे पापा मेरे सामने आते, उसे उठाते और प्यार करते, मेरा दिल चाहता कि मैं उसे जान से मार दूं। और मैंने एक दो मर्तबा ऐसा करने की कोशिश भी की कि उसे नीचे गिराकर उसे नुकसान पहुंचाऊं, लेकिन मैं ऐसा कुछ कर नहीं सकी। अलबत्ता जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और मैं बड़ी होती गई, मेरे दिल में ना जाने कितने तूफान बढ़ते चले गए। माँ पापा ने मेरी दोनों बड़ी बहनों की शादी कर दी।
उस वक्त मैं 17 बरस की थी, कॉलेज में पढ़ती थी। लेकिन मैंने अपनी छोटी माँ की जिद में आकर बहुत ज़्यादा फैशन करना शुरू कर दिया था। पापा से जिद करके अपना पर्सनल अकाउंट खुलवाया और एटीएम से वहाँ पैसे निकलवाती रहती। माँ मुझे मना करती थी, समझाती थी और मेरी बहनें भी, लेकिन मैं किसी की बात नहीं सुनती थी। मैं तो पापा से और छोटी माँ से इंतकाम लेना चाहती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि सबका नतीजा क्या होगा। मेरा भाई भी स्कूल में पढ़ता था, लेकिन वो बिल्कुल भी अपनी माँ जैसा नहीं था, बल्कि वो अपनी माँ से ज़्यादा मेरी माँ से अटैच हो रहा था। उसकी माँ को तो शॉपिंग और पार्टियों से फुर्सत नहीं मिलती थी, इसलिए उसने बेटे की जिम्मेदारी मेरी माँ पर छोड़ दी, क्योंकि इतने साल में वो ये तो जान चुकी थी कि मेरी माँ किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी, और खास तौर पर मेरे भाई को, क्योंकि माँ भी मेरे भाई से बहुत प्यार करती थी। पापा भी ज्यादातर बिजनेस में बिजी रहते थे। ऐसे में भाई माँ के करीब आता गया और माँ भी उसकी वजह से पहले से काफी नॉर्मल होती जा रही थी। अक्सर उसके साथ हंसने बोलने लग जाती, तो मुझे भी अच्छा लगता। इसलिए मैंने अपने भाई को किसी किस्म का नुकसान पहुंचाने का इरादा बदल लिया। लेकिन मेरे दिल में छोटी माँ के लिए नफरत कम नहीं हो रही थी। मैंने उसकी जिद में आकर अपने आप को जितना बिगाड़ लिया था, कभी-कभी मुझे खुद भी हैरत होती कि मैं ऐसे कैसे हो सकती थी। लेकिन यही सच था। मैंने बहुत ज़्यादा शॉपिंग शुरू कर दी। होटल और आउटिंग मेरा पसंदीदा तारीन मसला था। मेरा फ्रेंड सर्कल भी बहुत बड़ा था। कॉलेज में मैं अपने खुले दिल और खुली जेब की वजह से बड़ी मशहूर थी। अगर 10 लोग भी मेरे साथ होते, तो मैं किसी को बिल पे नहीं करने देती थी। जब मैं इंटर में थी, तो मेरी क्लास में एक लड़का आया। वह न्यू एडमिशन था और बड़ा हैंडसम लड़का था। क्लास की लड़कियां उसे देखकर आहें भरने लगी। मैंने उसकी तरफ कोई अटेंशन नहीं दिया। लेकिन एक दिन किसी काम के सिलसिले में हमारी बात हुई, तो बातों-बातों में बात बहुत आगे निकल गई। उसके बाद अक्सर हम कॉलेज में एक साथ नज़र आने लगे। उसका नाम अमन था। वह पढ़ने में काफ़ी होशियार था, जबकि मैं तो सिर्फ बाप का पैसा उड़ाने कॉलेज आया करती थी। पढ़ाई में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वह मुझे पढ़ाई में संगीन होने को अक्सर कहता था। मैं उसे मज़ाक में टाल देती। उससे मेरी अच्छी दोस्ती होती जा रही थी। लेकिन एक दिन उसने मुझे एक ऐसी बात कही जो मुझे बहुत अजीब लगी। उस दिन मैं जीन्स पहनकर कॉलेज में फंक्शन में गई, तो उसने मुझसे कहा कि लड़कियां हमेशा ढीले ढाले कपड़ों में अच्छी लगती हैं, और अगर हिजाब करे तो क्या ही बात है। मैंने उसकी बात पर उसके पेंडू होने का ताना दिया और कहा कि आज के दौर में कौन सा ऐसा लड़का है जो लड़कियों से इस तरह की डिमांड करे। तो वह कहने लगा, मैं तो ऐसा ही हूँ, और जो मेरी लाइफ पार्टनर बनेगी, मैं उससे यही उम्मीद रखूंगा कि वो हिजाब किया करे। तो मैंने उसका बहुत मजाक उड़ाया, लेकिन उस वक्त मुझे अंदाजा नहीं था कि कुछ अरसे बाद मैं खुद उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाऊंगी। अमन की आदतें और रवैया बहुत अच्छा था। मैं उसकी फैमिली के बारे में तो नहीं जानती थी, लेकिन मुझे इतना अंदाजा जरूर था कि वो किसी अच्छे खानदान से ताल्लुक रखता है। आहिस्ता आहिस्ता जब मैं उससे मोहब्बत करने लग गई, तो मेरा दिल चाहता कि मैं उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकूं। लेकिन मैं खुद से उसका इजहार नहीं करना चाहती थी, बल्कि मैं तो यह चाहती थी कि वो मेरी मोहब्बत में पागल होकर मुझसे इजहार करे। और इसी ख्वाहिश में मेरा कॉलेज पूरा हो गया। मैंने बीएससी करने के बाद पढ़ाई जारी कर दिया और अमन भी यूनिवर्सिटी में चला गया। लेकिन फ़ोन पर हमारी पूरी बातचीत होती थी। अब मेरे शौक पूरे तौर पर वही थे जो मैं चाहती थी। दोस्तों के साथ गैदरिंग, पार्टीज और शॉपिंग। उसके अलावा मेरी ज़िंदगी में और कुछ भी नहीं रहा। लेकिन दिल ही दिल में मैं इस इंतज़ार में थी कि कभी अमन आए और मुझे प्रपोज़ करे, तो मैं उसके साथ अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करूँ। और फिर वो दिन भी आ गया। हमें मिले हुए कुछ महीने हो चुके थे, लेकिन फ़ोन पर बातें होती थी। उस रात उसने फ़ोन पर बात करते हुए मुझे कहा कि कल मिलते हैं, क्योंकि मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। मैं बड़ी खुश हो गई और मैंने फ़ौरन उसे एक रेस्टोरेंट में खाने पर बुला लिया। अगले दिन जब मैं तैयार होने लगी, तो मुझे उसकी बात याद आ गई। तो मैंने अपनी अलमारी से सलवार कमीज और दुपट्टा निकालकर पहन लिया और लाइट मेकअप करके उससे मिलने चली गई। जब मैं वहां पहुंची, तो वो पहले से बैठा
मेरा इंतजार कर रहा था और मुझे देखकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में बेचैनी और अजीब सी कश्मकश थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे देखकर बहुत खुश हुआ है, लेकिन वो किसी तरह जाहिर नहीं करना चाहता था। मगर उसकी आंखें सब कुछ कह रही थी। फिर हम बैठ गए, तो उसने मेरी तारीफ की और मैं तो जैसे हवाओं में उड़ने लगी। खाना ऑर्डर करके मैंने उससे पूछा कि भाई, किस सिलसिले में मिलना चाहते थे? तो सबसे पहले उसने मुझे अपनी जॉब का बताया। उसकी एक अच्छी जगह जॉब हो गई थी और उसने कहा कि आज का खाना भी उसकी तरफ से होगा। मैं यह सुनकर बड़ी खुश हुई। मैंने उसे मुबारकबाद दी और पूछा कि वो बात बताओ जिसकी वजह से खास तौर पर मुझे यहाँ बुलाया है। वो मुस्कुराने लग गया और कहने लगा कि तुम सिर्फ खूबसूरत ही नहीं हो, तेज भी बहुत हो। फिर उसने कहा कि मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। जब से हम कॉलेज से निकलकर अलग हुए हैं, मेरा दिल से तुम्हारा ख्याल ही नहीं हटता। अभी कुछ टाइम से मुझे रियलाइज हुआ कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। शायद इसलिए कि मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। यह सुनकर मैं भी मुस्कुराने लगी, क्योंकि यह वो अल्फाज थे जो मैं काफी अरसे से सुनना चाहती थी। लेकिन आज वो मेरे सामने बैठा इजहार मोहब्बत कर रहा था। तो मैंने थोड़ा अपनी कद्र बढ़ाने का सोचकर उससे कहा कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मैं तुम्हारी मोहब्बत की कद्र करती हूँ। लेकिन क्या यह मोहब्बत सिर्फ दिल लगी है, या तुम वाकई मुझे अपनाओगे? तो वो कहने लगा, तुमसे शादी करना चाहता हूँ, इसलिए तो तुम्हें आज यहाँ बुलाया है। यह सुनकर मेरा दिल किया कि मैं वहीं पर भांगड़ा करने लग जाऊं, लेकिन मैं बड़ी मुश्किल से खुद पर कंट्रोल करके बैठी रही। फिर मैंने उससे उसकी फैमिली के बारे में पूछा तो उसने बताया कि हम मिडिल क्लास घराने से हैं। घर में मेरी अम्मा है और एक छोटा भाई है। अब्बा का इंतकाल हो चुका है, लेकिन अब्बा की कुछ जमीनें हैं जिनसे हर महीने खर्चा आता है। और अब मेरी भी अच्छी जॉब हो गई है। तो क्या तुम्हारे घर वाले मुझे कबूल करे लेंगे, क्योंकि तुम तो बहुत अमीर फैमिली से हो? उसकी बात सुनकर मैं हंसने लग गई। मैंने उससे कहा कि मैंने जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारनी है, मेरे घर वालों ने नहीं। इसलिए तुम्हें यह फिक्र होनी चाहिए कि मैं तुम्हें कबूल करूंगी या नहीं। वह मेरी बात सुनकर हैरत से मेरा मुंह ताकने लगा, तो मैं खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिर मैंने उससे कहा कि भाई, मुझे तुम तो दिलो जान से कबूल हो, और जब तुम चाहोगे तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। तो वह बेयकीनी से मेरी तरफ देख रहा था। फिर मैंने उससे कहा कि मेरे घर में पापा और दो माएं हैं, और किसी को भी तुम्हारे साथ मेरी शादी पर ऐतराज नहीं होगा। और अगर हुआ भी तो मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं। मैं हर हाल में तुमसे ही शादी करूंगी। मैंने ये कहा तो वह खुश हो गया और उसने मुझे एक अंगूठी गिफ्ट की, जो मैंने उसी वक्त पहन ली। घर जाने के बाद मैंने मम्मी से इस बारे में बात की, तो मम्मी ने कहा कि मुझे तो कोई ऐतराज नहीं, अगर वो तुम्हें पसंद है। लेकिन मैं नहीं जानती कि तुम्हारे बाबा का क्या फैसला होगा। हो सकता है वो इस रिश्ते को कबूल ही ना करे, क्योंकि तुम तो जानती हो तुम्हारे पापा कितने स्टेटस कॉन्शियस है। और फिर तुम्हारी दूसरी माँ के बारे में भी मैं कुछ नहीं कह सकती। मैं मम्मी की बात सुनकर गुस्से में आ गई। मैंने उनसे कहा कि मुझे पापा या दूसरी माँ की कोई परवाह नहीं है, मुझे सिर्फ आपकी परवाह है, और मेरे लिए आपकी इजाजत बहुत जरूरी है। अगर आप राजी हैं तो मुझे और किसी की कोई फिक्र नहीं। माँ मेरी बात सुनकर खामोश हो गई। मैं जानती थी कि माँ कभी भी पापा के सामने यह बात करने की हिम्मत नहीं करेगी। इसलिए मैंने खुद पापा से बात करने का फैसला किया, और मैं मौका देख रही थी कि जिस दिन छोटी माँ घर पर ना हो, उस दिन पापा से अकेले में मैं बात करूं। लेकिन काफी दिन मुझे ऐसा कोई मौका ही नहीं मिला। और फिर बड़ी मुश्किल से एक दिन पापा घर में मौजूद थे और छोटी माँ कहीं बाहर गई हुई थी। तो मैंने पापा से बात करने की हिम्मत की। हालांकि मैं इतनी बोल्ड और मॉडर्न बनती थी, मगर उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं बचपन की तरह डरपोक ही थी। हिम्मत करके जब मैं पापा के कमरे में गई, तो मुझे देखकर वो मोबाइल रखकर सीधे होकर बैठ गए। मेरा हाल चाल और एक्टिविटीज पूछी और कहने लगे कि कोई काम था। मैंने कहा, जी मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। तो पापा मेरी तरफ देखने लगे। मैंने बड़ी हिम्मत करके पापा से अमन का जिक्र किया और बताया कि मैं अमन को पसंद करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ, क्योंकि वह भी मुझसे शादी करना चाहता है। पहले तो पापा मेरी तरफ देखते रहे, फिर कहने लगे कि बेटा, तुम अच्छी तरह जानती हो
कि तुम्हारी दोनों बड़ी बहनों की शादी भी मैंने अपनी मर्जी से की है। हाँ, उनकी रजामंदी जरूर पूछी थी, लेकिन इसमें उनकी पसंद शामिल नहीं थी, क्योंकि हम जितनी मर्जी मॉडर्न हो जाए, लेकिन हमारे घर के भी कुछ उसूल है। हमारे खानदान में यह सब नहीं चलता, और तो हम खानदान से बाहर रिश्ता करते ही नहीं हैं, और अगर कहीं करते भी हैं, तो अपने बराबर के लोगों में ही करते हैं। जब पापा ने यह कहा, तो मैं समझ गई कि वह मुझे क्या कहना चाहते हैं। फिर वह पूछने लगे कि अमन क्या करता है और उसके परिवार का क्या बिजनेस है। पापा ने सवाल ही कुछ इस तरह से किया था कि मैं बड़ी कंफ्यूज हो गई थी। फिर मैंने उन्हें बताया कि अमन के माँ पापा नहीं हैं, और वो मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता है। घर में सिर्फ एक माँ और भाई है, और अमन की एक बहुत अच्छी नौकरी भी लग गई है। पापा यह सुनकर उठ खड़े हुए और कहने लगे कि ये सब बताने से पहले ही मैं तुम्हें बता चुका था कि हम किस तरह के लोगों में अपनी बेटियां करते हैं। इसके बावजूद तुमने बड़ी हिम्मत करके मेरे सामने ये सब कहा। चलो कोई बात नहीं, क्योंकि तुम मेरी बेटी हो, लेकिन मैं हरगिज तुम्हारी ऐसे खानदान में शादी नहीं कर सकता जो किसी भी तरह हमारी बराबरी ना कर सके। तुम खुद सोचो कि बचपन से लेकर अब तक कितनी साजिशों में तुम पली हो, जहाँ पर हजारों खर्चा करने होते हैं। तुम लाख खर्च कर देती हो, तो क्या तुम एक ऐसे घर में खुश रह सकोगी जहाँ तुम्हारा शौहर मामूली से नौकरी करता होगा? पापा मुझे कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें अभी तक गुस्सा नहीं आया था, इसलिए मैंने मौके से फायदा उठाते हुए उन्हें कहा कि पापा, मैं अमन के साथ खुश रहूंगी, क्योंकि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। मेरी बात सुनते ही पापा को गुस्सा आ गया। वो कहने लगे कि मैं इतनी देर से तुम्हें कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिंदगी जो है, वो मोहब्बत और प्यार से नहीं गुजरती, बल्कि अच्छे लाइफ स्टाइल के लिए पैसे की जरूरत होती है। और मिडिल क्लास फैमिली के लड़के एक घर बनाने में पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। वो तुम्हें क्या खुश रखेगा? लेकिन मैं अपनी जिद पर कायम थी। मैंने पापा से कह दिया कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ अमन से। उस वक्त पापा ने मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और कहा कि शादी तो तुम्हारी वही होगी जहां मैं बात चला रहा हूँ। इतने में छोटी माँ कमरे में आ गई, और वो ये सब कुछ देखकर हैरान हो रही थी, लेकिन बड़ी जल्दी सारा मामला समझ गई और मुझे कहने लगी कि तुम्हारे पापा ठीक कह रहे हैं। हमने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी फैमिली का लड़का देखा है। अगर तुम्हारी उससे शादी हो जाएगी, तो तुम्हारे पापा को नई बिजनेस डील भी आराम से मिल जाएगी। मुझे छोटी माँ की बात सुनकर इतना गुस्सा आया कि वह मुझे एक बिजनेस डील के जितना अहम समझती थी। मैं बगैर कुछ कहे वहां से चली गई और जाकर माँ के पास खूब रोई। लेकिन मैंने माँ से कह दिया कि मैं अमन से ही शादी करूंगी। मेरी माँ तो पहले ही शौहर और सौतन के हाथों बेबस हो चुकी थी। उसने मेरे सामने क्या कहना था। मेरी बातें सुनकर खामोश रही। मैं सोच रही थी कि कुछ दिन पापा का गुस्सा ठंडा हो जाएगा, तो उनसे दोबारा इस सिलसिले में बात करूंगी। लेकिन पापा ने तो मुझे बात करने के काबिल छोड़ा ही नहीं। एक हफ्ते के अंदर ही उन्होंने मेरी शादी का ऐलान कर दिया और मुझे तारीख तय करके बताया। मुझे इतनी भी मोहलत नहीं मिली कि मैं अमन से मिल पाती। मैंने उसे फोन पर यह बात बताई, तो उसने मुझे यही कहा कि जहाँ तुम्हारे माँ बाप चाहते हैं तुम शादी कर लो, क्योंकि यही तुम्हारे हक में बेहतर होगा। अमन की बात सुनकर मेरा दिल टूट गया। इसलिए मुझे अंदाजा हो रहा था कि मैं जो बचपन से अब तक छोटी माँ से मुकाबलाबाजी करती आ रही थी, दरअसल अंदर से तो मैं अपनी माँ जैसी ही थी, डरपोक और कम हिम्मत वाली। मैंने पापा के सामने हथियार डाल दिए, और पापा ने मेरी शादी अपने मरहूम दोस्त के बेटे शोएब से कर दी। शोएब की फैमिली में कोई भी नहीं था, सिवाय उसके एक छोटे भाई के। उनके माँ बाप का इंतकाल हो चुका था, और वो दोनों भाई घर में अकेले रहते थे। शोएब का भी अपना बिजनेस था, जिसे दोनों भाई चला रहे थे। मेरे दहेज में पापा ने बहुत कुछ दिया था, लेकिन मेरा दिल बिल्कुल भी खुश नहीं था। हालांकि पापा ने मेरी शादी में किसी किस्म की कोई कसर नहीं रखी थी, उसके बावजूद मेरा दिल बुझा हुआ था। और जब मैं दुल्हन बनी, शोएब के कमरे में बैठी थी, तो शोएब काफी देर बाद कमरे में आया। एक तो मुझे वैसे ही उसका इंतजार करना अच्छा नहीं लग रहा था, ऊपर से उसने कमरे में आते ही चीजें इधर उधर उठाकर फेंकना शुरू कर दी। मैं उसके इस अमल से हैरान हो रही थी। भला अपनी शादी की रात भी कोई ऐसा करता है? लेकिन वह मुझे किसी बात पर गुस्से पर लग रहा था। उसने शेरवानी भी उतारकर बेड पर फेंक दी थी, और फिर खामोश होकर सोफे पर बैठ गया। मैंने डरते डरते पूछा कि सब ठीक तो है? क्या हुआ है?
आप गुस्से में लग रहे हैं। तो वो उठकर मेरे पास आकर खड़ा हुआ और मुझसे कहने लगा कि उठो, मेरे सामने खड़ी हो जाओ। फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया तो मैंने उसका हाथ थाम लिया। मैं सोच रही थी यह सरप्राइज देने का कौन सा तरीका है। यही सोचते हुए मैं उठकर उसके सामने खड़ी हुई, लेकिन उसने एक झन्नाटेदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मार दिया। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि एक रात की दुल्हन के साथ इस तरह से भी सलूक हो सकता है, और वो भी उसका दूल्हा ऐसा करेगा। मैंने सोचा भी नहीं था। मैं बेयकीन की हालत में गाल पर हाथ रखे हुए उसे देख रही थी, तो वो चीखने लगा गया। उसने मुझे कहा कि इतना बन सवर कर सबके सामने बैठने की क्या जरूरत थी। कितने लोग आंखें फाड़ फाड़ कर तुम्हें देख रहे थे। न जाने किसकी नजरें कैसी थी, तुम्हें क्या पता। और तो और मेरे भाई ने भी तुम्हारी बहुत तारीफ की कि भाभी तो बहुत ही खूबसूरत है। मैं शर्म से डूब गया कि कोई मेरी बीवी के बारे में ऐसी बातें करे और गंदी नजरों से उसे सब देखे। पता नहीं क्या-क्या बोल रहा था। मैं उसकी बातें सुनकर परेशान हो रही थी। मैंने तो सोचा भी नहीं था जिससे मेरी शादी होगी वो इस कदर सक्की मिजाज होगा, जो अपने भाई की तारीफ करने पर ही इस कदर गुस्से में था। और इन सब में मेरा क्या कसूर था? हर दुल्हन स्टेज पर तैयार होकर ही बैठती है और सब दुल्हन को देखते हैं। इससे यह तो साबित नहीं हो जाता कि दुल्हन बदचलन है या लोगों की गंदी नजरें थी। पता नहीं यह बंदा किस सोच का मालिक था और अब मेरे साथ क्या होना था। मैं नहीं जानती थी। वो रात मेरे लिए किसी अजीब से कम नहीं थी। जो मेरी जिंदगी को ऐसी शुरुआत हुई जिसने मुझे नरक में पहुंचा दिया। उस दिन के बाद शोएब ने मेरा जीना हराम कर दिया। मुझसे जबरदस्ती पर्दा करवाने लगा। कहीं भी मुझे लेकर नहीं जाता था। यहाँ तक कि मैं उसके भाई के सामने भी पर्दा करती थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने जितनी आजाद जिंदगी गुजारी थी, मुझे उन सब की इतनी बड़ी सजा मिल रही थी। वह जब दिल चाहता मुझ पर हाथ उठाने लग जाता और जब दिल चाहता मुझे मेरी ही नजरों में गिरा देता था। मुझ पर गंदे गंदे इल्जाम लगाता। मेरी जिंदगी बद से बदतर होती गई। और फिर जब मेरी शादी 6 महीने गुजरे तो शोएब का एक एक्सीडेंट हो गया जिसमें वह बुरी तरह से जख्मी हो गया। पूरा 1 महीना अस्पताल में दाखिल रहने के बाद जब वह डिस्चार्ज होकर घर आया तो उसकी दोनों टांगे और एक बाजू पूरी तरह बेकार हो चुका था, लेकिन उसकी जुबान उसी तरह आग उगलती थी। वह कहता था कि अब तो तुम अय्याशी करने के लिए आजाद हो गई हो। मैं तो बिस्तर पर कमरे में पड़ा रहता हूँ। तुम ना जाने बाहर किस किस के साथ गुलछल्ले उड़ाती हो, फोन पर बातें करती होगी कि अब तो मेरे भाई के साथ ही रिश्ता बना लिया होगा। शोएब की बात सुनकर मैं पहली बार उस पर चिढ़ी थी। मैंने उससे कहा, इससे अच्छा है आप अपने हाथों से मेरा गला दबा दें, लेकिन मुझ पर इतने गंदे इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है। और अगर आज के बाद ऐसी कोई बात की तो मैं आपको इसी हाल में छोड़कर यहाँ से चली जाऊंगी। मेरी बात सुनकर पहले तो शोएब खामोश हो गया, लेकिन फिर कहने लगा कि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं मजबूर हूँ और तुम्हारा गला नहीं दबा सकता, वरना तुम जैसी औरत के साथ इससे भी बुरा सलूक होना चाहिए था। मैं तो उसका मुंह देखती रह गई कि यह बंदा जाने किस मिट्टी से बना था। पूरे तौर पर मजबूर हो चुका था, जिंदगी से दूर होता जा रहा था, लेकिन उसके दिल और दिमाग में भरा हुआ जहर किसी तरह कम नहीं हो रहा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया, लेकिन वह पूरी तरह मायूस होता जा रहा था। शोएब 1 महीना इसी तरह बिस्तर पर पड़ा रहा, लेकिन अब वो बहुत बीमार हो चुका था और उसे लगता था किसी भी वक्त जिंदगी से मुंह मोड़ बैठेगा। एक दिन उसने मुझे अपने पास बुलाया और बैठने को कहा। जब मैं बैठ गई तो मुझे कहने लगा कि मैं मरने वाला हूँ और मेरे मरने के बाद तो तुम बिल्कुल आजाद हो जाओगी। फिर तो ना जाने तुम किस किस से रिश्ते बना लोगी। इसलिए मरने से पहले मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एक बार अपने हाथों से खाना खिला दो। मुझे उसकी बातों पर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन फिर मैं खामोश हो गई। मैंने सोचा कि पता नहीं उसके अंदर क्या चल रहा है जिसकी वजह से वो ऐसी बातें कर रहा है। मैं खामोशी से उठी और जाकर उसके लिए खाना बनाकर ले आई जो उसके लिए बना था, और फिर उसे खाना खिलाने लग गई। जब वो खाना खा चुका तो मुझे कहने लगा कि जब मैं मर गया तो मेरे बिस्तर के नीचे तुम्हारे लिए कुछ रखा है, वो उठा के जरूर देख लेना। और फिर वो लेट कर सो गया। मैं अजीब सी कश्मकश में थी, समझ नहीं आ रहा था
کہ وہ مجھ سے کیا چھپا رہا ہے یا مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے، لیکن میرے ذہن میں یہ بالکل بھی نہیں تھا کہ وہ واقعی مر جائے گا۔ اگلی صبح جب کافی دیر تک وہ جگا نہیں تو میں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی، لیکن وہ ہمیشہ کے لیے سو چکا تھا۔ مجھے اس کے مرنے پر بالکل بھی رونا نہیں آیا، لیکن مجھے خوشی بھی نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، لیکن جب اس کی تصویر ہو گئی تو مجھے بڑا عجیب سا محسوس ہوا کہ میری زندگی میں ایک ایسا شخص آیا جو صرف 8 9 مہینے میرے ساتھ رہا، لیکن اس نے ایک پل بھی میرا اعتبار نہیں کیا اور مجھ پر گندگی اچھالتا رہا۔ اب میرا اس گھر میں رہنے کا جواب نہیں تھا، اس لیے میں اپنے گھر کے سامان کی پیکنگ کر رہی تھی۔ اس وقت مجھے اس کی بات یاد آئی تو میں نے اس کے بستر کے نیچے سے رکھا ہوا کاغذ نکالا جس پر اس نے مجھ سے معافی مانگی ہوئی تھی۔ وہ اس نے کب لکھا اور کب وہاں رکھا میں نہیں جانتی تھی، لیکن میں نے اسے دل سے معاف کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے لینے بھائی آ گیا اور میں اس کے ساتھ اپنے پاپا کے گھر چلی گئی۔ میں وہاں پہنچی تو ماں ایک بار پھر مجھے گلے لگا کر رونے لگی اور پاپا شرمندگی سے میرے ساتھ نظر نہیں ملا رہے تھے۔ میں نے پاپا کو بھی دل سے معاف کر دیا، اس میں ان کی بھی کوئی غلطی تو نہیں تھی۔ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا اس کا اثر مجھ پر یہ ہوا کہ میں بالکل بدل گئی تھی۔ اب میں ہر پل دوپٹہ اوڑھ کر رکھتی تھی، میرا دل دنیا کی کسی چیز میں نہیں لگتا تھا۔ ایسے ہی میری عدت پوری ہو گئی تو اس دن پاپا میرے کمرے میں آئے اور مجھے کہنے لگے کہ اگر میں کچھ مانگوں تو مجھے دو گی۔ پاپا کی بات سن کر میں نے پاپا کی طرف حیرانی سے دیکھا تو پاپا کہنے لگے کہ باہر امن اور اس کا بھائی بیٹھے ہیں، وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے اور میں ہاتھ جوڑ کر تم سے اس رشتے کے لیے ہاں کہنے کی گزارش کرتا ہوں۔ میں نے پاپا کی طرف حیرانی سے دیکھ رہی تھی، پھر میں نے خاموشی سے پاپا کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو تھام لیا اور میں رونے لگی تو پاپا نے مجھے آج پہلی بار اپنے سینے سے لگایا اور جو بولے اسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ انہوں نے کہا کہ میری عارضی سفارش سویکار کر لو میری بیٹی۔ پہلے تو میں نے پاپا کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا، لیکن پھر ان کی ضد کے آگے میں نے اس رشتے کو سویکار کر لیا۔ اب امن سے میری شادی ہو کو اب امن سے میری شادی کو 6 سال گزر چکے ہیں۔ وہ بہت اچھا ہے اور میری بہت ہی عزت کرتا ہے اور اپنے بھائی کے ہوتے ہوئے بھی کبھی بھی اس نے مجھ پر شک نہیں کیا۔ میں جب بھی امن کو دیکھتی ہوں تو سوچتی ہوں کہ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ سورب جیسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں، لیکن امن جیسے اچھے لوگوں کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے۔ تو دوستوں امید کرتی ہوں آپ کو ہماری کہانی ضرور پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں جس سے ویڈیو کی اگلی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو ملے۔